नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को लेने वाले हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता है और अमेरिका के राष्ट्रपति ये फाइनल बन चुके हैं, तब से लेकर के अब तक लगातार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारों को इंटरव्यू दे करके उस इंटरव्यू के माध्यम से वैश्विक स्तर पर ये अपना डर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, कि हम भी किसी से कम नहीं है, ध्यान रखिएगा कि हमारे बिना सभी के सभी देश क्या है, अधूरे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी टीका टिप्पणी जारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दोस्तों जो थ्रेट्स इन्होंने दिया था, जी हाँ, राष्ट्रपति बनते ही वो दिया था ब्रिक्स देशों को। और हमारा भारत देश भी ब्रिक्स का ही हिस्सा है। आपको याद होगा जिस समय हम सभी देश मिलकर के एक छोटा सा प्रयास करने की सोच रहे थे केवल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था। हम ये सोच रहे थे कि हम सब मिलकर के अपना देश अपने एक सेपरेट करेंसी लॉन्च कर देंगे, उसके अंदर करेंगे, डॉलर में हम लोग क्या करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। बट जैसे ही, जी हाँ, इसकी भनक ट्रंप को लगी तो ट्रंप ने भी क्या करा, एक ट्वीट कर डाला कि अगर ब्रिक्स देश अपनी सेपरेट करेंसी लॉन्च करने वाले हैं तो मैं इन देशों के ऊपर, जी हाँ, टैरिफ के ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा, 100% टैक्स लगा दूंगा। कहने का अर्थ ये था कि अगर आप डॉलर में व्यापार करके मुझे प्रॉफिट नहीं दोगे तो मैं उस लॉस को इस तरीके से कवर करूंगा। कहने का अर्थ इनका यही था। और जैसे ही दोस्तों ये ट्रंप बने थे, इनका मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था, चुनाव में इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें ये तो कहा था कि मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट है। और वो कहने दोस्तों होना भी चाहिए कि जिस देश के आप राष्ट्रपति हो उस देश के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, विदेश में आप डंका बजा रहे हो, आपके देश में खुद लंका लगी पड़ी है, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, या फिर महिलाओं के ऊपर अत्याचार के रूप में, या फिर किसी अन्य रूप में। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। पहले अपने देश का विकास करो। और ये लॉजिक कहीं ना कहीं इनका काफ़ी सही भी है। अब यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा कि इनके जनवरी मंथ में एक असाइलम लॉ आने वाला है। जी हाँ, असाइलम लॉ क्या है, इस देश के अंदर जो भी अप्रवासी रह रहे हैं इलीगल तरीके से, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लगेगा कि हाँ ये इंसान हमारे लिए खतरा है या फिर हमारे देश के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो उसको उसका देश वापस भेज दिया जाएगा। तो ये एक वेरिफिकेशन होने वाली है। तो मतलब कि छटनियाँ अब स्टार्ट हो चुकी है अमेरिका के अंदर। जैसे 19 कंपनी बंद हुई थी अमेरिका में, तो बहुत बड़ी संख्या में इंडियन लोग वापस इंडिया में आ चुके हैं। अब दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कितना अधिक होगा सत्य, कितना नहीं होगा, ये बताएगा आने वाला वक्त। बट लेकिन रविवार को दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उस स्टेटमेंट के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए जो हेडक है, जो सभी देशों का बीपी है, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो चुका है। अब इन्होंने रविवार को ये कहा है कि जो अमेरिका देश है, जो यहाँ पे इनका प्रशासन है, ये कहीं ना कहीं पनामा नहर पर, जी हाँ, अपना नियंत्रण हासिल कर सकता है। मतलब कि नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर सकता है, कि इंडिकेशन दिया है यहाँ पर पनामा देश को। और पनामा नहर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अमेरिका देश के अलावा जो अन्य देश है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीवनदायिनी है, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए, और अमेरिका के लिए तो कहीं ना कहीं है ही है। और इस नहर का निर्माण कहीं ना कहीं अमेरिका ने किया था, ठीक है। लेकिन किसी वजह से, किसी टर्म एंड कंडीशंस पर इसने पनामा नहर को पनामा देश को सौंप दिया कि इसकी देखरेख अब आप ही करो, ठीक है। इस पे जो भी जहाज आएंगे जाएंगे, उस पर जो टैक्स वसूल करना है वो आप करिएगा, ठीक है, लेकिन टैक्स जायज़ होना चाहिए। और ट्रंप ने जब ये इंटरव्यू में कहा है कि पनामा नहर पर हम नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक बात और करी है कि अमेरिका ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने मध्य अमेरिकी सहयोगी देश, जी हाँ, पनामा को ये नहर सौंपी थी। तब तो आपने नहर सौंप दी, तो आखिरकार इस बात को लेकर के इन्होंने मूर्खतापूर्ण इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि दोस्तों यहाँ पे पनामा नहर पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस नहर के आसपास चीन की गतिविधियाँ अब और अधिक बढ़ चुकी हैं। और चीन और अमेरिका के बीच में बिल्कुल सास बहू का रिश्ता है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा, कांटे की टक्कर है। तो उस कांटे की टक्कर को समाप्त करने के लिए, चीन की गतिविधियों को फुल स्टॉप लगाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रंप ने अब ये बोला कि मैं पनामा नहर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता हूँ। और ट्रंप ने इसके पीछे तर्क ये दिया है कि कहीं ना कहीं, देखिए डायरेक्ट तो वो नाम लेगा नहीं चाइना का, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं टक्कर में एक देश है और अमेरिका भी टक्कर में देश है, तो दोनों के बीच में कहीं भिड़ंत ना हो जाए। और इन दोनों के बीच का वॉर कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना सकता है, राइट। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ ये तर्क दिया है कि जो अटलांटिक है और जो प्रशांत महासागर है, इसको जोड़ने वाली दोस्तों जो नहर है आपकी पनामा नहर, इस नहर से गुजरने के लिए जहाज़ों से बेवजह टैक्स वसूला जाता है, बेवजह उनके ऊपर शुल्क लगाया जाता है। और वहीं पर, जी हाँ, जो पनामा देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट को, जी हाँ, काउंटर करते हुए जवाब दिया है पत्रकारों को। यहाँ के पनामा के राष्ट्रपति हैं दोस्तों जॉस राउल मुलिनो। इन्होंने ये कहा है कि ये साफ साफ जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, ये हमारे देश की, पनामा देश की संप्रभुता का साफ साफ अपमान है।
और इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है शुल्क या फिर टैक्स को लेकर के, इस स्टेटमेंट को इन्होंने खारिज कर दिया। अब सोचिए, एक कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर हल्का सा बन चुका है, क्योंकि चाइना इतना बड़ा मूर्ख नहीं है कि जहाँ पे हमारी गतिविधियाँ हो रही है अचानक से दोस्तों इतना बड़ा देश एक स्टेटमेंट जारी करता है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली पनामा के लिए थी सीधे सीधे, या फिर ये अप्रत्यक्ष रूप से ये निशाना साध रहे थे चाइना के ऊपर। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ आप समझते हैं कि आखिरकार पनामा नहर का आखिरकार इतिहास क्या है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। जो पनामा नहर है ये अमेरिका की एक बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे बॉडी में से हम लोग रीढ़ की हड्डी को हटा दें तो धड़ाम से बॉडी गिर जाती है, तो वैसे ही अगर हम अमेरिका देश के आसपास से इस पनामा नहर को जी हाँ कुछ दिनों के लिए हटा दें तो जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसे एक बहुत बड़ा लॉस होगा। जो इस समय ये चाइना को टक्कर देने के लिए बैठा हुआ है और काफ़ी हद तक टक्कर दे भी चुका है चाइना को, तो कहीं ना कहीं चाइना वर्ल्ड पर टॉप पे आ सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पनामा नहर अमेरिका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों समुद्री जहाज़ों को जो दक्षिण अमेरिका है, मैप में आप ध्यान से देखिएगा, दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाने से बचाने के लिए जी हाँ नहर की आवश्यकता महसूस हुई थी। अब जब आवश्यकता महसूस होगी तो इसको लेकर के अमेरिका ने कदम भी उठाया था सन 1904 में। सन 1904 से लेकर के 1914 तक के बीच में इस नहर का निर्माण किया गया था अमेरिका के द्वारा। टोटल 10 साल लगे थे इसमें। और इस नहर में एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग लॉक टेक्निक। अब इस लॉक टेक्निक के अंतर्गत जहाज को 26 मीटर ध्यान रखिएगा ऊंचा उठा करके, जी हाँ उसको एक ऊंचाई देने के लिए, उसका एक सही फ्लो बनाने के लिए, एक स्पीड देने के लिए, उसको टाइम बचाने के लिए इस लॉक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। बड़े से बड़े जहाज, जितना बड़ा जहाज क्यों ना हो, जितना भारी जहाज क्यों ना हो, वो 26 मीटर इजीली इस लॉक की हेल्प से उड़ जाता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो तुरंत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इसे बोलते हैं लॉक सिस्टम। थोड़ा गहराई से और समझाने का प्रयास करूंगा, बस चंद मिनट का आप लोग करिएगा इंतजार। एक्चुअली इस लॉक सिस्टम का जो ये जो मेथड था, एक्चुअली फ्रांस ने भी अपने एक नहर के अंदर इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेकिन इस लॉक सिस्टम की परियोजना को, इस टेक्निक को अप्लाई करने में फ्रांस फेल हो गया था। लेकिन अमेरिका ने जब इसका प्रयास किया, जी हाँ लॉक सिस्टम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा महंगा खर्चा आता है। ध्यान रखिएगा, हजारों मजदूर बिल्कुल समुद्र तल के नीचे उतर करके काम करते हैं। सोचिए, दिन रात एक करते हैं लगातार। कई मजदूरों ने, हजारों मजदूर इस पनामा नहर को बनाने में क्या हुए थे, जान से अपनी हाथ धो बैठे थे। और पनामा नहर को बनाने में कम से कम $100 मिलियन का इस्तेमाल हुआ था। इतना बड़ा खर्च आया था इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार लॉक सिस्टम है क्या, ठीक है। अब जो पनामा नहर है ना, मैप में आप ध्यान से देखिएगा, पनामा नहर जो है वो 2 महासागर को आपस में जोड़ती है, राइट। और यहाँ पर एक है आपका प्रशांत महासागर और एक है आपका अटलांटिक महासागर, राइट। ये प्रशांत महासागर ऊंचाई पर है और जो अटलांटिक महासागर है वो थोड़ा सा नीचे है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इस लॉक सिस्टम की हेल्प से ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक से यहाँ पर नहर में प्रवेश करने वाले जहाज को प्रशांत महासागर की ओर जाते समय, जी हाँ, ऊंचाई का सामना करना पड़ता है, एक ऊंचाई हासिल करनी पड़ती है। तो इसको ऊंचाई देने के लिए, इसको पुश करने के लिए पानी के लेवल को थोड़ा सा हाई कर दिया जाता है। एक तरफ लॉक लगा करके पानी का फ्लो एक साथ इकट्ठा करके इसको पुश करा जाता है। तो ये दोनों आ जाएंगे लेवल पर, तो आसानी से क्या हो जाएगा, जहाज का ट्रैवलिंग बड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पर जी हाँ वापस आते समय जहाज, जब प्रशांत महासागर से जहाज आएगा अटलांटिक महासागर की तरफ, तो इसके पानी को कम करना पड़ेगा। तो पानी को कम ज़्यादा करने के लिए जो मेथड अप्लाई होता है वो होता है आपका लॉक सिस्टम। मतलब कि यहाँ पर लॉक में या तो जल भर दिया जाएगा ऊंचाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, या जल निकाल दिया जाएगा ऊंचाई कम करने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं हम लोग एलिवेटर मेथड, ठीक है, लॉक मेथड, कुछ भी नाम दे सकते हो। और पनामा नहर में दोस्तों एक लॉक नहीं बल्कि टोटल 17 लॉक सिस्टम बनाए गए हैं, जो 17 बार जी हाँ लॉक होकर के पानी को कम ज़्यादा करते हैं, दोनों के दोनों महासागर के पानी के लेवल पर लाने के लिए इन लॉक का हम लोग प्रयोग करते हैं, राइट। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक लॉक का इस्तेमाल होता है, एक लॉक जो भी जहाज होता है उस जहाज को उठाने में 26 मीटर की हेल्प करता है। जी हाँ, इस तरह से हाइट पे हाइट आती रहती है जहाज़ों की और वो अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुँच जाता है बिना अधिक फ्यूल खर्च करे, बिना अधिक टाइम लिए।
अब इसके अलावा दोस्तों ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट और जारी करी है पनामा नहर के बाद, वो है ग्रीनलैंड को लेकर के। जी हाँ, ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और अपनी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए ट्रंप जी हाँ, इस ग्रीनलैंड के अंदर अपनी रुचि काफ़ी अधिक जाहिर कर चुके हैं पत्रकारों के माध्यम से। जी हाँ, क्योंकि ये जो आपका द्वीप है ग्रीनलैंड, ये छोटा मोटा द्वीप नहीं है। जी हाँ, इस द्वीप पर रूस के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो इस ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, जिस पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि हालांकि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन भू राजनीतिक रूप से इसका जो है इसका यूरोप से संबंध काफ़ी अधिक है और इसे यूरोपीय संघ से फंड मिलता है और इसे डेनमार्क का मतलब उपनिवेश माना गया है कि इस पर जो अधिकार है ग्रीनलैंड पर वो डेनमार्क का अधिकार है। अब ट्रंप इसमें रुचि क्यों दिखा रहे हैं? ट्रंप इसमें रुचि इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे अटलांटिक महासागर के पास में अवस्थित है। अगर अटलांटिक महासागर के आसपास के एरिया को ग्रीनलैंड को अगर ये बाय कर लेता तो चाइना का जो इंटरफेयर है वो थोड़ा कम हो सकता है, कि डर उसके अंदर पैदा होगा, ये वजह है। बट इन्होंने डायरेक्ट दोस्तों चाइना के ऊपर हमला नहीं बोला है। जी हाँ, चाइना का अगर ये नाम लेंगे तो दोनों के रिश्ते आपस में खराब हो सकते हैं और वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और पूरे देशों को जी हाँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्होंने सिंपल ये बोला है पत्रकारों के माध्यम से कि जो आपका ग्रीनलैंड है यहाँ पे संसाधन काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, यहाँ पर कोयला मिलता है, तांबा मिलता है, जस्ता मिलता है, लोहा मिलता है वगैरह वगैरह। तो जो देश अन्य दावा करते हैं वही दावा इन्होंने किया है, वही रुझान से इन्होंने प्रकट कर दिया पत्रकारों के सामने। और ऐसा दोस्तों पहली बार नहीं है कि यहाँ पर ये मतलब कि जो लैंड वगैरह होती हैं, जो आइलैंड वगैरह होते हैं, सेल परचेज चलते रहते हैं। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले भी कई बार जी हाँ सेल परचेज किया है। अमेरिका ने 1803 में फ्रांस से लुइजियाना जो आइलैंड है उसको बाय किया था। उसी साल 1867 में रूस से इसने $72 लाख में अलास्का को बाय किया था। अलास्का क्या एक आइलैंड तो है, इसने किससे बाय किया था? इसने बाय किया था यहाँ पर साल 1867 में रूस से $72 लाख के अंदर। और वहीं पर 1898 में अमेरिका ने स्पेन से $2 करोड़ में फिलीपींस द्वीप को बाय किया था। ठीक है, और 1917 में डेनमार्क से $2.5 करोड़ में वर्जिन आइलैंड को बाय किया था इसने। अब इसे लग रहा है कि क्या बस दोबारा से एक नया द्वीप में बाय कर लूंगा तो मेरा शायद अधिकार इस क्षेत्र पे काफ़ी अधिक बन जाएगा। दोस्तों ये भी ना एक निंजा ट्रिक होती है, जी हाँ, अपने दुश्मन को रिप्लाई करने को लेकर के। तो अब ये बताएगा आने वाला वक्त कि आखिरकार जी हाँ ग्रीनलैंड को क्या बाय करने में अमेरिका सफल हो पाएगा। ठीक है, ये देखेंगे आने वाले समय में। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। बट आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जी हाँ ट्रंप की जो एक्टिविटी है, जो ट्रंप का जो प्रयास है, ये हमारे देश के लिए जी हाँ वरदान सिद्ध होगा या फिर एक बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध होगा? आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस को इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।